दोस्तों आपका कक्षा 11वीं का 3 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर है, वार्षिक परीक्षा का। लगातार हम तैयारी कर रहे हैं। ओके, और जितने क्वेश्चन बताऊं 100% आपका यही रहने वाला है। ओके, हर साल आपका जो मैं क्वेश्चन बताता हूं इन्हीं में से रहता है। ओके, क्योंकि एकदम सिलेक्टेड रहता है, कुछ ज्यादा घुमा फिरा के नहीं आता है, इसलिए जो क्वेश्चन बताते जाऊं सभी आपको तैयार करते जाना है। पूरी हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी सीरीज चल रही है। ओके, टॉपिक बाई टॉपिक मैं आपको क्या है इंपॉर्टेंट कवर कराते जा रहा हूं। इससे पहले दोस्तों मैंने आपको काव्य खंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता दिए। क्रम से तैयारी करना चाहते हैं, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा। क्लास 11 वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देख लीजिएगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पद्य साहित्य का इतिहास, जो हमारा टॉपिक है। यहाँ से 2 नंबर का एक 100% आपको क्वेश्चन आना है, और मैं आपको यहाँ से मेन बात करें तो आपको 10 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिन्हें आपको एकदम तैयार करके रखना है। ओके, ज्यादा बड़े आंसर नहीं है, 2-2 लाइन के आंसर है। वीडियो को देखते ही देखते तैयार कर लीजिएगा। ओके, अति महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर देखेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। 100% दोस्तों आपका इसी से रहने वाला है। ओके, तो विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, हिंदी साहित्य का क्यों कहा जाता है? सिंपल है, लोक मंगल एवं समन्वय की भावना थी, भक्ति भाव प्रधान था, स्वावंत सुखाय काव्य साधना। मैंने आपको याद रखना है कि भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, भक्ति की भावना क्या है, प्रधान थी, और लोक मंगल का और समन्वय की भावना थी। तो ये पॉइंट आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उस काल की 2 कवियों के नाम लिखिए। ओके, जिस प्रकार से क्वेश्चन आपका आता बनता है उसी प्रकार से मैं बता रहा हूँ। वीडियो को देखते ही देखते तैयार करते जाइए, क्योंकि इतना लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, अलग से पढ़े, क्योंकि कम समय भी है। वीडियो को देखते ही देखते आपको हर टॉपिक के क्वेश्चन तैयार करते जाइएगा। ओके, तो भक्ति काल की विशेषताएं, बहुत सारी विशेषताएं दी हैं, 2 से 3 पढ़ लीजिएगा। जैसे ईश्वर की भक्ति थी भक्ति काल में, गुरु की महिमा की जाती थी, सादा जीवन था, समन्वय की भावना थी, राज आश्रय से मुक्त थे। मतलब जो कवि थे उस समय के, यानी भक्ति काल के, वो क्या राजाओं के दरबार में रहकर कविता नहीं लिखते थे, जबकि रीति काल के जो कवि थे वो राजाओं के दरबार में रहकर क्या कविता लिखते थे, राजाओं की क्या है तारीफें करते थे। लेकिन जो तुलसीदास, सूरदास, ये क्या है भक्ति काल के कवि हैं, ये क्या है स्वतंत्र जीवन जिया करते थे। विविध रसों का परिपाक था, भाषा की विविधता की, इतनी सारी विशेषताएं हैं, कोई भी 2 से 3 आप बता सकते हैं। 2 प्रमुख कवि कौन है? तुलसीदास, सूरदास, ये क्या है भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि भक्ति काल का वर्गीकरण कर प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि और उनकी एक रचना लिखिए। इस प्रकार से पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, जैसा मैंने लिखा है एक साथ नहीं आएगा, बस इतना बस पूछा जाएगा, भक्ति कालीन निगोड़ प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि कौन है, मुख्य कवि कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी है। तो याद रखना, प्रेम मार्गी शाखा के मलिक मोहम्मद जायसी है। ज्ञान मार्गी शाखा के कबीर है। ऑब्जेक्ट यहाँ से बनता है, क्वेश्चन नहीं बनेगा तो ऑब्जेक्ट बन सकता है। राम भक्ति शाखा के तुलसीदास है, कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास है, और उनकी रचना भी आपको तैयार करके रखनी है, सबकी एक। ओके, सूरदास की सुरसागर, तुलसीदास की रामचरितमानस, कबीरदास की बीजक, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निगौड़ भक्ति धारा की 2 विशेषताएं लिखिए और कवियों के नाम लिखिए। सिंपल क्वेश्चन है आपका, निगौड़ भक्ति धारा क्या है? तो आपको निगौड़ भक्ति धारा में क्या होता है कि निगौड़ में ब्रह्म में विश्वास रखने वाले ये कवि गुरु को क्या ईश्वर के समान मानते हैं। इस धारा के कवियों ने रूढ़ियों, छुआछूत, कुरीतियों पर क्या प्रहार किया है। इस धारा के कवियों ने अवधि सदुकड़ी भाषा अपनाई। अब सदुकड़ी भाषा किसकी है? क्या कबीरदास जी की। तो 2 कवि कौन कौन से हैं? तो निगौड़ भक्ति धारा के 2 कवि हैं, कबीर और क्या है जायसी। कंप्लीट हो जाता है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति काल के निगौड़ प्रेम मार्गी शाखा के 4 विशेषताएं लिखिए। अब ये दोनों चौथा और 5वां को कम इंपॉर्टेंट है। ओके, बाकी आपको पढ़ के रखना है कि निगौड़ में प्रेम मार्गी शाखा उसकी क्या विशेषताएं हैं। तो इसमें क्या किया गया, इस काल के काव्य में कला पक्ष के अतिरिक्त भाव पक्ष भी सबल है। प्रमुख छंद, दोहा, सोठा, चौपाई का प्रयोग किया गया है। अवधी और फारसी भाषा का प्रयोग किया गया है। ओके, तो ये सब विशेषताएं हैं, लेकिन कम इंपॉर्टेंट है तो स्किप आप कर सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको तैयार करके रखना है, और बिल्कुल सिंपल भी है। निगौड़ धारा सगौड़ धारा में अंतर, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, बस आपको माइंड में रखना है, अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। 2 पॉइंट बता देना है। निगौड़ धारा, सगुण धारा। निगौड़ धारा में क्या होता है, देखिए भगवान को तो दोनों मानते हैं, लेकिन निगौड़ धारा में क्या है, ब्रह्म की जो उपासना की जाती है वो निराकार ब्रह्म होते हैं। सगुण धारा में क्या है, भगवान की है मूर्ति आकार रूप की पूजा की जाती है। तो यही पहला पॉइंट है। निगौड़ धारा में काव्य में निराकार ब्रह्म की आराधना की जाती है, जबकि सगुण धारा के काव्य में साकार, जैसे राम कृष्ण, तो क्या है इनका स्वरूप मानते हो, परमात्मा की भक्ति का अंकित किया जाता है। पहला है। दूसरा पॉइंट है कि निगौड़ धारा के कवियों ने जाति पाति रूढ़ियों का विरोध कर समाज सुधार पर बल दिया, जबकि सगुण धारा के कवियों ने रामकृष्ण के रोग रंजक रूपों का वर्णन कर लोक मंगल का बल दिया है।
ओके, दोनों ने क्या है समाज के लिए काम किया है, लेकिन निगोड़ धारा के कवियों ने किस प्रकार से किया कि जाति पाती और रूढ़ियों का विरोध करके समाज सुधार पर काम किया है, जबकि सगुण धारा के कवियों ने क्या है लोक रंजक के रूपों का लोक मंगल पर बल दिया है। तीसरा है कि निगोड़ धारा के क्या है काव्य में रहस्यवाद है, मनसवी शैली का प्रयोग किया गया, जबकि सगुण काव्य धारा में क्या है समन्वय और सौंदर्य अंकन है। तो ये आपका दिया है सगुण धारा काव्य और आपका निगोड़ धारा में अंतर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हमारा, रीतिकाल का नाम रीतिकाल क्यों पड़ा? इस युग की कोई 3 प्रवृत्तियां लिखी, तो प्रवृत्तियां मतलब होता है विशेषताएं, तो रीतिकाल की विशेषताएं पूछी जाती हैं अक्सर, तो ये आपको तैयार करके रखना है, और साथ ही आपको उस युग के कवि और उनकी रचनाएं तैयार करके रखना है। तो रीतिकाल का पहले नाम रीतिकाल क्यों पड़ा, इस भी क्वेश्चन आ सकता है। तो कवियों ने रीति अर्थात संस्कृत साहित्य के लक्षण ग्रंथों की बंधी बधाई लीक का अनुकरण किया, परिणाम स्वरूप रीतिबद्ध रचनाओं के लेखन के फलस्वरूप इस काल को क्या है रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। अब इसकी विशेषता कौन कौन सी है? पहला, इस काल में सांसारिक सुख का प्रधान था, यह समय क्या है विलास और समृद्धि का था, जीवन क्षणभंगुर था, अतः जितने दिन सुख भोग सके उतना ही अच्छा है, इस प्रकार की भावना थी। दूसरा यहाँ मेन पॉइंट है कि रीतिकाल के जितने भी कवि होते थे वो क्या राजश्रित होते थे। राजा के यहाँ रहते थे, राजश्रित होने के कारण कविता भरण पोषण और धन प्राप्ति के साधन बन गई थी। मतलब कविता एक माध्यम क्या था धन प्राप्त करने का, तो इसलिए क्या है झूठी झूठी तक क्या है उनकी तारीफ करते थे राजा की, ताकि क्या धन की प्राप्ति हो। तो इस समय क्या है राजश्रित कवि हो गए थे और उनका मेन उद्देश्य क्या होता कविता लिखने का धन प्राप्ति का। तीसरा, रीतिकालीन कविता में कला पक्ष की प्रधानता रहती थी, इस कला के प्रदर्शन में संस्कृत की क्या है सभी परंपराओं का प्रभाव स्पष्ट होता है। बाकी मेन कवि कौन कौन से? भूषण हो जाता है, ओके, और किसी बिहारी सतसई है, पद्माकर है, पद्मभरण, केशवदास की रामचंद्रिका, ये सब क्या है उनके कवि दिए, उनकी रचनाएं दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकाल को श्रृंगार काल क्यों कहा जाता है? इंपॉर्टेंट ये भी कवि, और रीतिकाल के 2 कवि उनकी रचनाएं। तो रीतिकाल के 2 कवि तो भी हम देख चुके, बिहारी हो जाते हैं, बिहारी की बिहारी सतसई, भूषण की छत्रसाल दशक, तो ये रीतिकाल की कवि उनकी रचनाएं हो जाती हैं। अब रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य का काल हिंदी साहित्य के इतिहास को उत्तर मध्य काल कहलाता है। इस काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या है रीतिकाल के नाम दिया है। सामंतों और राजाओं ने इस काल को अधिकांश कवि राजस्य थे, वे राज दरबार में रहते थे, अतः राजाओं के प्रसन्न करने के लिए कवियों का श्रृंगार प्रधान काव्य रचना करना स्वाभाविक था। नायक नायिका के भेद के साथ प्रकृति के उद्दीपन के रूप में भी श्रृंगारिता का दर्शन किया है। इस काल की रचनाओं में श्रृंगार रस की प्रधानता थी। ओके, अतः क्या किया जाता है मिश्र बंदियों ने से क्या श्रृंगार काल कहा है। इस काल के जितने भी जो कवि थे उन्होंने क्या श्रृंगार का रस को क्या है प्रधानता दी है, इस कारण मिश्र बंदियों ने क्या इसे श्रृंगार काल कहा है। सिंपल है। आगे नेक्स्ट भारत। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है एकदम 100% वाले क्वेश्चन है जिनके यहाँ से आते हैं, ये वाले इनको ये कभी कभार दिखने वाले होंगे। यहाँ से जो मैं आपको क्वेश्चन बताया पहले से लेकर 8वीं तक, ये कभी कभार वाले क्वेश्चन थे। ओके, लेकिन अब जो मैं क्वेश्चन बताऊं उनके हाई चांस इनके रहते हैं। जैसे आपका भारत हिंदू की 2 प्रवृत्तियां, तो प्रवृत्तियां आए लिखे चाहे विशेषता लिखे एक ही बात होती है। तो भारत हिंदू की विशेषता भारतीय हिंदू की प्रवृत्ति है। तो पहला है भारत हिंदू युग में क्या था राष्ट्र प्रेम था, देशभक्ति थी, अतीत गरिमा आदि विषयों पर ध्यान दिया गया था। दूसरा, इस युग के कवियों युग के रचनाओं में प्रकृति का यथार्थ चित्रण परिलक्षित, ये है भारत हिंदू की प्रवृत्तियां। नेक्स्ट छायावाद, जो कि अक्सर पूछा जाता है। ओके, अब त्रमासिक द्वासे में भी आपका आया होगा, हमेशा पूछा जाता है, तो तैयार करके आपको रखना है इसकी विशेषताएं। पॉइंट वाइज पॉइंट इसकी विशेषता दी है। जैसे पहला ये तो परिभाषा दी है, परिभाषा तो आपको कमी रहता है, मैंने आपको यहाँ तैयार करके रखना। विशेषता में सौंदर्य तथा प्राण भावना की प्रधानता है, भाषा में लाक्षणिकता वक्रता की प्रमुखता है, और साथ ही एक और पॉइंट यहाँ लिख लीजिएगा कि प्रकृति का क्या मानवीकरण किया है। इस काल के जो कवि हैं प्रकृति का मानवीकरण किया है। साथ ही व्यक्तिवाद की इसमें प्रधानता है। जो अब कवि होता है वो अपने क्या सुख दुख को अपनी कविताओं के माध्यम से बताता था। तो ये है आपके छायावाद की विशेषता। ओके, 2 पॉइंट आपको तैयार रखना है। कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेव वर्मा, ये सभी क्या छायावाद के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रयोगवादी की विशेषता है। प्रकृतिवाद, ओके, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद और इसके बाद नई कविता और छायावाद, ये 4 से 4 वाले एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर कुछ भी आपको तैयार नहीं हो रहा तो ये 4 क्वेश्चन जरूर तैयार करिए, छायावाद, प्रकृतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता की विशेषता है। ओके, प्रयोगवाद की विशेषता में कहीं प्रयोगवादी कविता में मार्क्सवादी प्रभाव परिलक्षित है। इस काव्य में रंजक एवं गहरी पीड़ा का बोध होता है। प्रयोगवादी कविता भावुकता के स्थान पर बौद्धिकता पर विशेष बल देती है। ये सब आपकी प्रयोगवादी कविता की विशेषता है। 2 आपको तैयार करके रखनी है। और प्रकृतिवाद की आपको क्या है, फिर इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रकृतिवाद की 2 कवि तथा उनकी रचनाएं लिखिए। तो सुमित्रानंद पंत, नागार्जुन, ये क्या है प्रकृतिवादी कवि हैं। उनकी रचनाएं क्या है? जैसे सुमित्रानंद पंत की है युगवाणी और नागार्जुन की युगधारा। फिर प्रकृतिवादी ये आपका है प्रयोगवादी की। अब प्रकृतिवाद के क्या है कविता की विशेषताएं,
तो प्रतिवादी कविता में क्या है, दीनहीन श्रमिकों और पद दलित मानवों का सजीव चित्रण किया गया है। दूसरा, मजदूरों के शोषण के प्रति क्या है, विद्रोह का स्वर है। ये मेन पॉइंट है कि प्रतिवाद में क्या है, मजदूरों के शोषण हो रहा तो उसके खिलाफ क्या है, आवाज उठाई गई। साथ ही प्रतिवादी काव्य में क्या है, भाषा जन समान की एवं सरल एवं समान भाषा है। 4 पॉइंट दिए, 2 पॉइंट बस आपको तैयार कर ले, जैसे ये 2 इजी है तो इन्हें आपको तैयार करके रखना है। लास्ट क्वेश्चन हमारा नई कविता की विशेषता है। तो नई कविता जीवन के हर क्षण को क्या सत्य ठहराती है। नई कविता की वाणी अपने परिवेश के जीवन के अनुभव पर आधारित है। नई कविता लघु मानवता का स्वीकार करती है। नई कविता में जीवन के मूल्यों का पुनः परीक्षा की जाती है। तो ये आपकी दी है नई कविता की विशेषता। तो ये आपको तैयार करना है। तो ये मैंने 14 क्वेश्चन बताए। मैंने अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे आप कि आपको सबसे 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ना, तो आप पढ़ेंगे क्षयवाद की कविता की विशेषता, प्रयोगवादी, भक्तिवादी और नई कविता। ये क्वेश्चन आपको रटे होने चाहिए, यहाँ से आपका 2 नंबर फिक्स रहेगा। इस प्रकार से पद्य साहित्य के बारे में टॉपिक समझ लिया है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद है, लाइक करके सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।